सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्ट्री क्लासेस, द स्वीटेस्ट फॉर्म ऑफ बायोलॉजी। अब बारी है बायोलॉजी में इश्क मोहब्बत करने की, अब बारी है बायोलॉजी को प्रेम करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई शुरू करें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्ट्री क्लासेस। और मैं बेटा आपका आरजी सर लेके आया हूँ आज एक और लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम डील करेंगे बेटा लाइफ प्रोसेस का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है सर क्या है भैया, डाइजेशन। डाइजेशन, सरल भाषा में डाइजेशन। हम पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या पढ़ रहे थे सर? हम पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हाँ सर, क्या पढ़ रहे थे? न्यूट्रिशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जी साहब, हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने लास्ट क्लास में प्लांट्स का देख लिया था, है ना। और आज हमें देखना है एनिमल्स का। किसका देखना है सर? एनिमल्स का। जी साहब, आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा साहब, पहले ही बता दे रहा हूँ। हर बार 10th बोर्ड में इसमें से एक सवाल आना कंफर्म ही है ना। ऑलमोस्ट हर बार एक सवाल इसमें से आ जाता है। पूरा लेक्चर देखना, 110% श्योर आपका इस लेक्चर से बाहर सवाल नहीं जाएगा। सर समझ गए, मतलब पूरा क्लियर होगा? बिल्कुल क्लियर होगा। बस एक रिक्वेस्ट है बेटा, क्योंकि अपना मुद्दा है कि कंसेप्ट क्लैरिटी से आए। क्या है भाई? कंसेप्ट क्लैरिटी से है, सब्जेक्ट का फील है। इसलिए हो सकता है थोड़ा सा लेक्चर की लेंथ बढ़ जाए, बट चिंता मत करना, घबराना मत भैया। करेंगे, थोड़ा आराम से करेंगे, पर 101% करेंगे। बारीक से बारीक पॉइंट भी आपके दिमाग में आएगा। इस बोर्ड पे लिखा हुआ हर अक्षर का मतलब समझ आएगा और सब्जेक्ट को आप फील करोगे भाई। चलिए सर, तो शुरू करते हैं अपन यहाँ से चैप्टर को। यहाँ से क्या बोलता है न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो बोलते हैं साहब, अभी आप न्यूट्रिशन ऑलरेडी पढ़ के आए हो। क्या पढ़ के आए हो साहब? आप न्यूट्रिशन पढ़ के आए हो। न्यूट्रिशन का मतलब सर आप हर बार बोलते हो फिर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं भैया? न्यूट्रिशन का मतलब फूड को ऑब्टेन करना और उसको यूटिलाइज करना। ठीक है साहब। तो एनसीईआरटी बोलती है एनिमल्स की यहाँ बात हो रही है। अच्छा, मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, एनिमल्स मतलब हमारी बात हो रही है, हम सब एनिमल्स हैं भाई। अगर कोई जानवर बोले तो यस, वी ऑल आर एनिमल्स, हम सब जानवर हैं साहब। समझ गए? जी सर। अब बोलते हैं कि एनिमल्स की अगर मैं बात करूं, हमारे डाइजेशन की बात कर रहा हूं, तो डाइजेशन कैसे होता है, क्या प्रोसेस है हमारे अंदर डाइजेशन की, उसकी बात होगी। चलो साहब, क्या होगा बिल्कुल आपके बारे में आज आपको पता चलेगा। बहुत सारी बेहतरीन बातें। चलिए साहब, तो कहाँ होता है डाइजेशन? सबसे पहले आपको मैं बात करूं, जो पूरा डाइजेशन का रास्ता होता है उसे बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं बेटा? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल। एक छोटा सा सिंपल सा डायग्राम बना रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना है। ये डायग्राम सिर्फ एक समझने के लिए, ये देखो ये एक डायग्राम बना रहे हैं भाई। सर ये क्या बना रहे हो? देखो भाई, ध्यान से देखो, है ना। ये ऐसे कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसे ऐसे करके है, फिर ये आ गया भाई, ये आपका, फिर ये आपका आ गया है, फिर ये आ गया है आपका, फिर ये है ना, ये फिर यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे। चल, एक रफ डायग्राम मैंने फटाफट बना दिया, जरा ध्यान से समझेंगे भाई। ठीक है, समझेंगे, आ जाओ, है ना। चाहिए यहाँ पर एक आध दो आइटम रहेगा, इसको बना दो। ये सही नहीं बना भाई, लीवर वीवर टेढ़ा हो गया। लीवर है ये, है ना। अभी इसको लीवर मान लो। और ये सर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी बेटा, मुझे समझ गया मैं क्या बोलना चाह रहे हैं। आ जाओ, चलो भाई ध्यान से देखो। ये हमारा रामलाल है। इस रामलाल को हमने अंदर से फाड़ फूड़ के देख रहे हैं भैया। क्या है बेटा? यहाँ से हम खाना खाते हैं और एनस से हम खाना निकालते हैं। तो ये पूरा रास्ता जहां से हम खाना खाते हैं प्लस जहां से निकालते हैं तक, इस पूरे को बोलते हैं बेटा, इस पूरे रास्ते को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? पाथवे ऑफ डाइजेशन। पाथवे ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन का पूरा रास्ता, वो रास्ता मतलब, या फिर आप बोल सकते हो माउथ टू एनस तक। द पाथवे फ्रॉम माउथ टू एनस, मुंह से लेके एनस तक। एनस जहां से हम खाना निकालते हैं, मुंह जहां से हम खाना खाते हैं, है ना भैया। मुंह से एनस तक का पूरा रास्ते को हम क्या बोलते हैं बेटा? हम बोलते हैं मुंह से एनस तक के पूरे रास्ते को एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है भैया। इसकी लेंथ एनसीईआरटी ने लिखी, पर आप समझ लो बेटा, हम यहाँ पे इस टॉपिक में एनसीईआरटी से थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। 8 से 10 मीटर के आसपास की इसकी लेंथ होती है। ठीक है सर, इसकी लेंथ के बारे में बता दिया, तो बेटा हम समझ गए इस पूरे रास्ते को क्या बोलेंगे। सर हम इस पूरे रास्ते को बोलने वाले हैं एलिमेंट्री कैनाल। सर समझ गए? ठीक है। इसमें कुछ पार्ट्स हैं, एक बार यहीं पे पार्ट्स देख लो। सबसे ऊपर की तरफ में यहाँ माउथ होता है, हम सबको पता है सर, माउथ होगा, है ना, माउथ होगा। फिर यहाँ पे हम देखेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स। हम माउथ के अंदर के आइटम भी देखने वाले हैं भैया, माउथ, सलाइवरी ग्लैंड्स।
फिर यहाँ पे देखेंगे ईसोफेगस, क्या भैया ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस ये हमारा स्टमक आ गया भैया, कौन आ गया साहब, स्टमक आ गया, ठीक है। ये हमारा लीवर आ गया, लीवर, ठीक है। ये आ गया पैंक्रियास, पैंक्रियास आ गया सर, ठीक है। ये बड़ा वाला इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये आ गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या आ गया भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा इसके ऊपर एक यहाँ पे कहीं एक वो बोला हुआ स्ट्रक्चर होता है तो गाल ब्लेडर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गाल ब्लेडर। एनसीईआरटी देखे ना, आपको डायग्राम दिखता चलेगा, देख चलना। माउथ के अंदर क्या क्या होता है एक बार वो भी बात कर लेते हैं। माउथ के अंदर टीथ, टंग, है ना, ये सब आपको मिलेगा। सलाइवा मिलता है, मुंह के अंदर थूक मिलता है, थूक को ही सलाइवा बोल रहे हैं भाई। तो ये सब आइटम है। तो एक रफ स्केच बनाया मैंने आपको ओवरऑल। तो ये पूरा रास्ता यहाँ माउथ से देखिए आखिरी में यहाँ पे एनस भैया, ये आखिरी में क्या है, एनस भैया, एनस, है ना। माउथ से एनस तक के पूरे रास्ते को अपन बोलने वाले एलिमेंट्री कैनाल। 8 से 10 मीटर का लंबा होता है, पाथवे ऑफ डाइजेशन होता है। सर समझ गए, ये पूरे पार्ट्स हैं, एक एक करके लाइन से अपन चलेंगे और एक एक पार्ट को डील करेंगे आज ही सिंगल लेक्चर में, और आपका एक सवाल पूरा कंप्लीट करके चलेंगे आज ही। चलिए सर समझ गए, कर दे रहा, मिटा दे, जी सर मिटा दो। चलो साहब सबसे पहले बात करते थे साहब माउथ की, किसकी बात करेंगे साहब, सबसे पहले माउथ की, ठीक है साहब, माउथ की बात कर लेते हैं। तो बेटा माउथ आप सबको पता है, माउथ में सबसे पहले आते हैं लिप्स, क्या आते हैं भाई सबसे बाहर की तरफ, लिप्स। भैया लिप्स में एनसीईआरटी कुछ नहीं लिखती क्यों, और लिप्स का कोई रोल भी नहीं है डाइजेशन में। ये जो लिप्स होते हैं इनका सिर्फ एक काम है भैया, लिपस्टिक लगा लो। बोले सर हम क्या करें, लड़के बोले सर हम क्या करें, बेटा तुम कुछ मत करो, ठीक है, ठीक है भाई, गलत सोच रहे हैं। चलो भाई आ जाओ, ठीक है। तो आपका काम क्या है साहब, आपको लिप्स का काम क्या है, लिप्स का काम कुछ नहीं है भैया, लिप्स आर फॉर नॉट यूज, लिपस्टिक लगा लो भाई, डाइजेशन में कोई रोल नहीं है, ठीक है सर। अगला कौन आते हैं बेटा, टीथ। आ जाओ साहब, टीथ को देखेंगे साहब। अब टीथ को ध्यान से देखेंगे भैया, टीथ मतलब दांत कितने होते हैं साहब, नॉर्मली अपन पहले बात कर लेते हैं। दो टाइप के टीथ होते हैं बेटा, एक होता है टेम्पररी टीथ, एक होता है परमानेंट टीथ। देखो मैं दो क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ, बहुत पहले के जमाने का, मतलब पुराना से भी लेके चल रहा हूँ प्लस नया भी, ठीक है, या फिर अपन ताकि आपको क्लियर हो जाए। हमने जनरली दो टाइप के टीथ की बात करते हैं, टेम्पररी टीथ, टेम्पररी मतलब जो बचपन में आते हैं ना, टूट जाते हैं थोड़े समय बाद, वो टेम्पररी। एक होते हैं परमानेंट, परमानेंट टीथ, ये परमानेंट जो हमारे टूटने के बाद जो आते हैं, अभी जो होंगे आप सबके, है ना, कुछ के अगर होंगे तो इन्हें बोलेंगे परमानेंट टीथ। मतलब ये आपके बचपन में दांत, दूध के दांत जो बोलते हैं ना, दूध के दांत टूटने के बाद जो परमानेंट सेट ऑफ टीथ है वो उसकी बात हो रही है, इनको बोलते हैं परमानेंट टीथ। इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करना है, सिर्फ एक आध पॉइंट से कुछ मैं बताऊंगा। परमानेंट टीथ कितने होते हैं सर, हमने सुना है 32 दांत बोलते हैं ना, 32 ही तोड़ देंगे भाई, है ना, तो 32 दांत होते हैं भैया, ठीक है। इसमें 32 में दांत में कितने प्रकार के टीथ होते हैं बेटा, इसमें इंसाइजर्स होते हैं, इंसाइजर्स होते हैं, ठीक है। फिर इसमें बेटा कैनाइन्स होते हैं, कैनाइन्स होते हैं। फिर इसमें बेटा प्री मोलार होते हैं, प्री मोलार होते हैं, और फिर बेटा मोलार होते हैं। क्या होते हैं बेटा, मोलार होते हैं। 4 प्रकार के आपको ये टीथ मिलते हैं, 4 टाइप्स बेटा, 4 टाइप्स होते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्री मोलार और मोलार, ठीक है सर। याद कैसे करेंगे भैया, ध्यान से देखो, याद कैसे करेंगे, ध्यान से देखना भैया, चमत्कार दे रहा हूँ, छोटा सा चमत्कार, ऐसी ट्रिक्स आपको मिलते रहेंगे। इन चमत्कार को बोलेंगे आरजी सर के चमत्कार। तो सर चमत्कार क्या है याद करने का, टीथ के देखो बेटा, इस सीक्वेंस में, इसी सीक्वेंस में याद करना, और इसका भी एक रीजन हुआ, इसी सीक्वेंस में, इसको उलट पलट नहीं करना, बोले इंसाइजर प्रीमोलार फिर कैनाइन फिर मोलार, नहीं बेटा, इंसाइजर कैनाइन प्रीमोलार मोलार। सर ऐसा क्यों, अभी बताऊंगा बेटा, पर पहले चमत्कार याद कर लो भैया। याद कैसे करोगे, बोले आई, आई से आई, सी से चाय वाले, पी से प्रीमोलार, पीएम है ना, पीएम मोदी, मोदी जी, आई चाय वाले, पीएम मोदी जी। देखो आई इंसाइडर्स को आई से बोला, कैनाइन को सी से बोला, प्रीमोलार को पीएम से बोल रिप्रेजेंट करते हैं, और मोलार को एम से। तो देखो आई चाय वाले, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, ठीक है भैया। देखो ये आपका ट्रिक हो गई याद करने के लिए, ये ट्रिक किसी के लिए सिर्फ याद करने के पर्सपेक्टिव से, इससे कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। मैं यहाँ पर बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ हमारे मोदी जी की, ठीक है सर, तो रिस्पेक्ट टू आर मोदी जी। चलिए आ जाओ, तो आए चाय वाले प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, ठीक है भैया। ये मोदी जी को या आप इससे आप याद कर सकते हैं कि 4 प्रकार के टीथ है, ठीक है सर। अब रोल के ऊपर देखते हैं, यहाँ पे क्या देखेंगे भैया, रोल क्या काम है, इंसाइडर से काम के बेटा स्माइलिंग टीथ, है ना, तुमसे बोलते हैं ना हंसते वक्त दांत मत दिखाओ, ये हंसते वक्त जो तुम्हारे दांत दिखते हैं ना, इंसाइडर्स ही होते हैं, या फिर इन्हें बाइटिंग टीथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइटिंग टीथ। तुम एप्पल खाते हो, केला खाते हो, क्या खाते हो, केला, यहाँ पे एप्पल खाते हो, जनरली फ्रंट से जो तुम काटते हो कोई भी चीज को, तो काटते यहीं से हो ना, सामने से, है ना बेटा, वो वाले काटने की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो आप इसको क्या बोलते हो बेटा, स्माइलिंग टीथ एंड बाइटिंग टीथ। अच्छा बेटा अगला क्या है, कैनाइन। कैनाइन का काम क्या भैया, कैनाइन का काम भी बाइटिंग टीथ है। सर ये भी बाइटिंग टीथ है, ये कैसी बात हो गई, ये शार्प ऑब्जेक्ट्स को काटते हैं, शार्प। जैसे अखरोट खाते हो, कुछ कड़क चीज होती है तो
यहाँ से तोड़ते हो, कड़क चीज को यहाँ से नहीं तोड़ते, तुम कड़क चीज को यहाँ से खाते हो, सॉफ्ट चीज को यहाँ से, जैसे केला खाते हो ऐसे खा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। पर कोई नरम चीज है, कोई नरम चीज, कोई कड़क चीज है, सॉरी कड़क चीज है, अखरोट अखरोट खा रहे हो तो यहाँ से खाते हो। तो क्यों, यहाँ पे कड़क दांत है, कौन सा, शार्प दांत है, कैनाइन, ठीक है, शार्प होते हैं भैया। किसी कड़क चीज को काटना पीटना है तो कैनाइन यूज करेंगे, नॉर्मल चीज के लिए आपके स्माइल इंसाइडर्स होते हैं, ठीक है सर, समझ गए। अगला क्या है, प्रीमोलर और मोलर, क्या काम है भैया, ग्राइंडिंग, क्या काम है भैया, ग्राइंडिंग। मतलब अब तुमने यहाँ से काट लिया, मान लो कोई भी चीज को काट लिया, अब उसके टुकड़े बारीक बारीक पीसना है, कौन पीसेगा, तो ये करेंगे भैया, है ना, च्यूइंग और ग्राइंडिंग बोल सकते हैं, ग्राइंडिंग। अब उसको बारीक 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 पीसने का काम कौन करेगा सर, ये करेंगे सर, प्रीमोलर और मोलर करेंगे, ठीक है साहब, बहुत बढ़िया, समझ गए, हाँ सर समझ गए। तो इंसाइजर जो है वो स्माइलिंग टीथ, दिखाने के दांत और काटने के दांत। कैनाइन का है बेटा, ये भी कैनाइन भी आपके बाइटिंग टीथ शार्प होते हैं। प्रीमोलर और मोलर ग्राइंडिंग टीथ, ये खाने को पीसने में हेल्प करते हैं, ठीक है सर। कितने कितने होते हैं बेटा, देखो मैं अगर आपको अभी यहाँ पर एक चीज बताओ, टोटल कितने होते हैं वो अभी छोड़ दो, पहले आपको एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है, ये तो अपन ने पढ़ लिया। यहीं से आपको एक चीज जो पढ़ना है उसको बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बेटा, डेंटल फॉर्मूला। क्या होता है डेंटल फॉर्मूला, हमारे दांतों का 2123 अपॉन 2123। सर नहीं आया समझ में क्या है इसका मतलब, अच्छा पूरा लिख देता हूँ, इंटू 2 इंटू 2 इजिकल्स टू 32। सर आप तो गलत लिख रहे हो, ये कौन सा फॉर्मूला है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हम तो इसको काट देंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू 2 आना चाहिए। सर ये गड़बड़ कर दी, नहीं बेटा ये बायोलॉजी वाली मैथ्स है, ये बायोलॉजी वाली मैथ्स है, यहाँ पे ऐसी मैथ्स वाली मैथ्स नहीं लगेगी सर, जरा ध्यान से समझेंगे। डेंटल फॉर्मूला क्या होता है भाई, डेंटल फॉर्मूला का मतलब आप समझो, पहले सिंपल भाषा में पहले इतना समझो कि मेरी दो जॉ है, क्या है, दो जबड़े, एक ऊपर का एक नीचे का, दांत के दो साइड होते हैं ना, एक नीचे का एक ऊपर का। अगर मान लो मैं बीच में से ये यहाँ से तो डिवाइड ही है दो, अगर मैं बीच में से और काट दूं तो कितने टुकड़े हो जाएंगे सर, 4 टुकड़े, एक टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा। मतलब एक जगह बीच में से काट दिया था, एक टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4। तो एक टुकड़े की बात करूं, कितने, एक टुकड़े की, मतलब ऊपर के एक टुकड़े को नीचे के एक टुकड़े से, मतलब द रेशो ऑफ half of upper jaw and half of lower jaw is known as dental formula. It is the representation मतलब आपके आधे जॉ में इधर के और इधर के आधे जॉ में कितने दांत है, इधर के आधे जॉ में और इधर के आधे जॉ में कितने दांत है, इसके रेशो को अपन ने क्या बोला बेटा, डेंटल फॉर्मूला बोला। सर समझ गए कि द रेशो ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ टीथ ऑफ हाफ ऑफ अपर जॉ अपॉन हाफ ऑफ लोअर जॉ इज नोन एज क्या, डेंटल फॉर्मूला। सर समझ गए, मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो ये हमारे इधर के साथ सीक्वेंस में कैसे लिखा रहता है, ICPM। मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हो अगर मैं इतने हिस्से की बात करूं तो ये होगा इतने हिस्से के दांत, ये वाले ऊपर के ये 4 और नीचे वाले इतने हिस्से के, तो इतने हिस्से में मेरे इतने दांत होंगे, इतने हिस्से में मेरे इतने दांत होंगे, और प्लस इंटू 2 भी कर दिया क्योंकि ये भी 2 है ये भी 2 है, इंटू 2 कर दिया तो पूरा चारों साइड का आ गया। हाँ सर अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है पर अभी ध्यान से समझ आएगा। मतलब समझो तुम्हारे इतने हिस्से की बात कर रहा हूं मैं अभी, एक हिस्से की, मतलब 4 हिस्से हो गए ना बेटा, 4 हिस्सों में से एक हिस्से में 2 इंसाइजर है, क्या है बेटा, 2 इंसाइजर है, फिर एक कैनाइन है, 2 प्रीमोलर है, 2 प्रीमोलर है और 1 मोलर है बेटा, 1 मोलर है। तो 2 1 2 3 हो गए, तो कितने हो गए टोटल एक साइड में दांत, 3 4 5 6 7 8, तो 8 दांत इस तरफ और 8 दांत इस तरफ, 8 और 8 16 हो गए, 16 इधर हो गए और 16 इधर पे हो गए पूरे, तो हो गए टोटल मिला के 32 दांत हो गए ना भैया। 32 दांतों का हिसाब किताब हो गया, ये पूरे हिसाब किताब को ही बोला भैया डेंटल फॉर्मूला। और इसको लिखते कैसे, ऐसे लिखते हैं 2123 अपॉन 2123 इंटू 2 इक्वल्स टू 32, जिसमें 2 इंसाइजर्स है, 1 कैनाइन है, 2 प्रीमोलर है, 3 मोलर है, एक हाफ साइड के जॉ में, एक हाफ साइड के जॉ मतलब एक जॉ के मान लो ऊपर वाली जॉ के हाफ हिस्से में इतने दांत हैं, तो इसी को रिप्रेजेंट करने का रेशो को बोला डेंटल फॉर्मूला। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा, समझ गए सर। तो ये हो गया पूरी टीथ की बातचीत। तो दांतों का काम क्या होता है, खाने को लेना ताकि खाने को पीस में ब्रेक कर सके, खाने को पीस में ब्रेक कर सके। सर समझ गए, एकदम जोरदार। चलो भाई आगे बढ़ जाए जी सर। तो हमने सर टीथ पढ़ लिया है, अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। माउथ में और क्या होता है सर माउथ में होता है सर टंग, सर माउथ में होता है टंग। अच्छा बेटा चिंता मत करना, ये सब मैं रब कर रहा हूं, आपको लिखने का समय नहीं दे रहा, क्योंकि मैं अभी लास्ट में आपको इस या फिर इस वीडियो में पीडीएफ में बोर्ड पे शॉर्ट नोट्स के स्क्रीनशॉट्स आपको अपलोड कर दूंगा, है ना, शॉर्ट नोट्स के पीडीएफ अपलोड कर दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो सर लास्ट इसमें यहीं पे, चलो अगला क्या बेटा, टंग। टंग का काम सर बताओ, सर स्पेलिंग गलत कर दी, टंग टंग भैया, टंग मतलब जीभ भैया, टंग मतलब जीभ। ये देखो भाई ये वही है जो तुम ज्यादा लोगों को दिखाते हो फिर तुम्हें दिक्कत हो जाती है। चलो सर
टंग। तो भैया जीभ, इसका ये क्या है, सबसे पहले टंग के अंदर मसल होती है भैया, टंग के अंदर याद रखना, टंग मस्क्यूलर होती है, मस्क्यूलर होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल भी मिलती है इसके अंदर। ठीक है साहब, समझ गए। टंग का काम क्या होता है साहब? सर टंग का काम क्या है? टंग का काम सबसे पहले तो बेटा टेस्ट द फूड, है ना, खाने को टेस्ट करने में। सर कैसे? टंग के अंदर जो है गस्टेटरी रिसेप्टर, टेस्ट बड्स होते हैं। मैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स बोल रहा था, बताऊंगा क्यों बोल रहा था। टंग के अंदर टेस्ट बड्स होते हैं। एक्चुअल में टेस्ट बड्स के मतलब क्या होते हैं एक्चुअल में? ये गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे तो इसलिए एक बार यहाँ पे बोल दिया। कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि रिसीव करते हैं, जो कि टेस्ट हमें आता है ना, वो गस्टेटरी रिसेप्टर के कारण होता है। अभी तो अपन सरल भाषा में बोलेंगे कि टंग का काम टेस्ट करना। क्यों टेस्ट करते हैं? टेस्ट बड्स के कारण। अच्छा, टेस्ट कौन कौन से प्रकार का टेस्ट, कौन कौन सा टेस्ट हम कर सकते हैं? तो बेटा याद रखना, स्वीट मीठा, सॉर खट्टा, सॉल्टी प्लस बिटर, कड़वा, है ना, मीठा, खट्टा, नमकीन और कड़वा, ये चार ही टेस्ट आते हैं बेटा। ठीक है सर, ये हो गया टंग का रोल। दूसरा टंग का काम क्या होता है सर? टंग हेल्प इन स्पीच। टंग हेल्प इन स्पीच, बोलने में काम करती है। आप जीभ पकड़ लो, आप बोल नहीं पाओगे। क्यों नहीं बोल पाओगे? क्योंकि आपको बोलने में कारण क्या है? टंग आपको बोलने में हेल्प करती है। अगला काम क्या है? टंग हेल्प इन मिक्सिंग द फूड, है ना भाई। जब तुम खाना खाते हो तो भाई जीभ मूव करती है ना, कहीं खाना अटक जाता है, ये तो कहीं वो खाना अटक जाता है, तुम जीभ से निकालते हो कि नहीं निकालते? दांत में मुंह इधर उधर करने लगते, क्यों करते हो? क्योंकि तुम जीभ से निकालने का प्रयास करते हो खाने को। प्लस जो खाना तुम खाते हो उसको मिक्स भी तो करती है जीभ, इधर उधर घूमती है कि नहीं घूमती खाना खाते समय? नोटिस करना भाई, मुंह चलाओ, अभी अपना मुंह चलाओ, देखो वैसे दिन भर चलाते हो, अभी भी चला लो, नोटिस करो तुम्हारी जीभ मूव करेगी, क्योंकि मिक्सिंग ऑफ फूड में हेल्प करती है। प्लस टंग क्या करती? रिमूव द स्टक पार्टिकल बिटवीन फूड, remove the stuck particle between teeth, stuck particle between teeth, मतलब दांतों के बीच के अगर कोई पार्टिकल फंस गया उसको भी टंग निकालने में हेल्प करती है। तो टंग के मेजर काम क्या क्या हो गए सर? टंग का मेजर काम क्या क्या होगा? टंग एक मस्कुलर है, मसल होती है टंग के अंदर। ठीक है सर, उसके बाद टंग टेस्ट करने में हेल्प करती है, टंग बोलने में हेल्प करती है, स्पीच करने में हेल्प करती है, टंग आपके खाने को मिक्स करने में हेल्प करती है, और टंग आपका खाने दांत के बीच में फंसे हुए आइटम को निकालने में हेल्प करती है। ठीक है सर, ये हो गई पूरी टंग की बातचीत। बेटा एनसीईआरटी में हर चीज को डिटेल से नहीं दिया है, सिर्फ लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो हर चीज लेके चलना। ठीक है सर, समझ गए? टंग लिखना हो तो लिख लो। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। अगला आइटम क्या है सर? टंग मुंह के अंदर। अब मुंह के अंदर, हमारा माउथ के अंदर जो नेक्स्ट है बेटा वो है सलाइवा। क्या है बच्चे? सलाइवा। क्या है बेटा? सलाइवा सर, सलाइवा नहीं बोलो बेटा, थलाइवा नहीं बोलो, सलाइवा। सर सलाइवा का काम क्या होता है? सलाइवा मतलब थूक बेटा, सलाइवा मतलब थूक। ये जो आप जनरली थूक सुनते हो ना बेटा, थूक, आप कॉमनली थूक सुना होगा आपने, है ना, मतलब सुना क्या होगा, थूकते ही हो दिन भर तो, है ना। तो थूक जो होता है आपका, वो थूक को अपन क्या बोलते हैं? सलाइवा बोलते हैं। ठीक है साहब। अच्छा, बैकग्राउंड में थोड़ी सी वॉइस आ रही होगी, इसको समझ लेना, एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो ये जो थूक होता है बेटा, ये थूक का काम क्या है सर? ये थूक का काम क्या है मैं बताता हूँ बेटा। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है, इस सलाइवा के अंदर एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। क्या बोलते हैं बेटा? सलाइवरी अमाइलेज। इसको टाइलिन भी बोलते हैं, टाइलिन भी बोलते हैं। PTYA, पी साइलेंट बेटा यहाँ पर, PTYALIN, टाइलिन भी बोला जाता है। सर ये एंजाइम क्या होते हैं, जरा हमें समझिए थोड़ा सा, जरा इसके लिए एक छोटी सी कहानी समझो। एक्चुअल में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पिछले लेक्चर में फिर बता रहा हूँ। डाइजेशन का मतलब क्या है? डाइजेशन का मतलब ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल। कोई भी चीज कॉम्प्लेक्स से सिंपल कर दो, मतलब कोई भी चीज, मान लो कोई एक चीज है, इसमें 1 2 3 4, मान लो इसमें रेड डॉट भी है, ब्लू डॉट भी है, सारी प्रकार की डॉट है, पर इसमें से आप क्या करो, इसमें सिर्फ एक ये वाली ब्लैक डॉट को अलग निकाल दो, तो क्या होगी? सिंपल होगी। मतलब कुल मिला के आप बहुत सारी चीज को, कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो। जैसे जो खाना आपने खाया उसमें क्या क्या है बेटा? प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है ना, सब कुछ एक रोटी में सब कुछ खाया। पर ऐसे बॉडी में थोड़ी ना सब कुछ एक साथ डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक एक चीज को तोड़ना पड़ेगा। तो फिर उस रोटी को टुकड़े में से कार्बोहाइड्रेट अलग निकालेंगे, ग्लूकोज अलग निकालेंगे, फैट अलग निकालेंगे। तो रोटी को तोड़ रहे हैं ना अंदर से, तो अलग अलग कर रहे हैं सारी चीजों को, इसको बोलते हैं डाइजेशन। कॉम्प्लेक्स आइटम को सिंपल में, और इसको करने के लिए हमें कुछ एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। हमने केमिकल इक्वेशन पढ़ा ना बेटा, रिएक्शन होती है, रिएक्शनों को कराने के लिए कौन लगता है? रिएजेंट। ऐसे ये एंजाइम होते हैं जो ये कराते हैं। मतलब सर ये सलाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम है। हाँ सर, इसका काम क्या है बेटा? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना, स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना। सर अभी तो आपने कुछ और बोला था बेटा, बता रहा हूं क्यों बोला था। एनसीईआरटी लिखती है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सलाइवरी, पहले लिख देते हैं सलाइवरी अमाइलेज,
लीफ। बेटा क्या मतलब है इसका, जरा ध्यान से समझो क्या मतलब है इसका। सर इसका मतलब है, मैंने आपको पहले बताया था फोटोसिंथेसिस वाले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में, कि हमारे बॉडी में जब ग्लूकोज स्टोर होता है, बॉडी में जब ग्लूकोज स्टोर होता है, तो जब ग्लूकोज स्टोर होता है तो किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च। मतलब बहुत सारा ग्लूकोज हमें रखना था बचा के। भाई व्रत रखता है इंसान, बहुत सारा टाइम होता है जब हम खाना नहीं मिल पाता समय से, तो हम क्या करेंगे, हमारे थोड़े ना जाएंगे, तो उस वक्त क्या करेंगे बेटा, उस वक्त ये जो ग्लूकोज है, उस वक्त ये जो ग्लूकोज हमारी बॉडी में है, हम उसको क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। जो हमारे पास स्टोर ग्लूकोज होता है बेटा, हम उसका यूज करते हैं। ठीक है सर, ये स्टोर ग्लूकोज का हम इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं बेटा स्टोर ग्लूकोज का, हम इस ग्लूकोज को स्टोर कर लेते हैं स्टार्च के फॉर्म में। कैसे स्टोर कर लेते हैं बेटा, स्टार्च के फॉर्म में। एक मिनट बच्चे, ये माइक निकल गया है, कोई दिक्कत नहीं, अपन कंटिन्यू रखेंगे। चलो लग गया भाई, है ना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। चलो आवाज आ रही है बेटा, हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही होगी, चलो बढ़िया, ठीक है साहब। तो बोलते हैं ये जो ग्लूकोज है, ये जो ग्लूकोज है उसको स्टोर किस फॉर्म में करते हैं, स्टार्च के। तो स्टार्च को तोड़ने के लिए, इस स्टार्च को, ये स्टार्च बन जाता है, तो स्टार्च को कन्वर्ट करते हैं तो हम जनरली, या फिर वो तो स्टार्च तो हो गया, स्टार्च आपको समझ आ गया, पर हमें कहां से स्टार्च मिलता है, जो हम रोटी खा रहे हैं उसमें भी स्टार्च होता है, बाहर से जो भी हम ले रहे हैं तो स्टार्च है उस खाने के अंदर, स्टार्च। तो स्टार्च को हमें तोड़ना होता है। क्यों तोड़ना होता है, क्योंकि हमने बोला ना, एक चीज को डायरेक्ट डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उसको तोड़ तोड़ के उसको तोड़ते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए हमें तोड़ते हैं। तो कौन तोड़ेगा, सलाइवरी अमाइलेज जो एंजाइम है, जो सलाइवा के अंदर है, ये से तोड़ देगा सिंपल शुगर में। स्टार्च क्या बेटा, कॉम्प्लेक्स शुगर। स्टार्च क्या है, कॉम्प्लेक्स शुगर। स्टार्च कैसे बना, बहुत सारे ग्लूकोज को जोड़ के बना, बहुत सारी शुगर मॉलिक्यूल को जोड़ के स्टार्च बना। ठीक है, क्या बोला अपन ने, बहुत सारे शुगर को जोड़ के क्या बना, स्टार्च बना। ठीक है सर, तो बहुत सारे शुगर को जोड़ के स्टार्च बना। अब इसमें से अपन को उन शुगर को अलग 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 करना है। मान लो ये दो शुगर थे, इनको जोड़ दिया तो स्टार्च बन गया। अब अपन को इनको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, तो ये सिंपल शुगर हो गए, सिंपल सिंपल अकेले अकेले। ये कॉम्प्लेक्स हो गए, मतलब जुड़े हुए फॉर्म में थे। ठीक है, तो आप समझो कि कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम लगा सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है सर, समझ गए। और बेटे यहाँ पर ये सिंपल शुगर का नाम क्या है, ये आपको बता देता हूँ, माल्टोस। क्या बोलते हैं, माल्टोस। तो स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट करने के लिए सलाइवरी एंजाइम अमाइलेज आया। कोई दिक्कत नहीं सर, समझ गए। ये था आपका पूरा सलाइवा का रोल। एक और काम होता है सलाइवा का बेटा, समझ लो, एक और रोल होता है सलाइवा का, कि एनसीईआरटी लिखती है कि मेक द पैसेज ऑफ फूड वेटेड, है ना, फूड वेटेड। क्या होता है समझो, अब समझो क्या है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा क्लैरिटी देता हूं। हमने जो अभी पढ़ा कि हमारी जो अंदर की लाइनिंग है बेटा बहुत सॉफ्ट है। हमारा जो ईसोफेगस ये सब है ना बेटा, ये बहुत सॉफ्ट है। क्या है बेटा, हमारे के अंदर की जो लाइनिंग है वो बहुत सॉफ्ट है। तो आप क्या करते हैं, खाना डायरेक्ट, मान लो हमने पापड़ खा लिया, अब भाई हम तो देखते नहीं है, पापड़ खा लिया, फुल्की खाती है लड़कियां, फुल्की खाना वाली लड़कियों को। अब फुल्की खाई तो क्या होता है, अब फुल्की हार्ड होती है, कड़क होती है, मान लो वो इधर से सीधे अंदर गई, है ना, और नुकीली होती है फुल्की, और अब आपके अंदर क्लियर सॉफ्ट है। तो मान लो पता चला ईसोफेगस फाड़ के फुल्की चली गई कहां पे, नीचे चली गई, या नीचे चली एब्डोमेन में आ गई फुल्की, पता चला इधर से फुल्की आके पैर में गिर गई, है ना, पापड़ फंस गया इधर उधर। तो हम बहुत सारी ऐसी चीजें खाते हैं जो कि हार्ड होती है ना, तो उनको सबको जनरली, तो हमारा खाना बहुत हार्ड टेक्सचर का होता है, और हमारी बॉडी कैसी सॉफ्ट, तो उसको पूरा एकदम सॉफ्ट बना देने के लिए उस खाने को गीला कर दिया जाता है। द फूड इज वेटेड, है ना। एनसीईआरटी लिखती है सिंस द लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज सॉफ्ट, एनसीईआरटी ने लिखा है सिंस द लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज सॉफ्ट, so to make the food wetted, है ना। तो so saliva make the saliva, so to make the passage smooth, sorry, to make the passage smooth, मतलब जो खाना जा रहा है वो स्मूथ जाए, the food is wetted, है ना। एनसीईआरटी ने ऐसा ही लिखा हुआ, चेक कर लेना। तो बोलते हैं कि भैया खाने के अंदर थूक को मिला दिया जाता है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, ताकि जो अंदर एलिमेंट्री कैनाल की लाइन है वो डिस्टर्ब ना हो। समझ गए सर, बिल्कुल समझ गए, यहां तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। ठीक है, तो सलाइवा में सबसे पहला पॉइंट क्या है कि सलाइवा के अंदर एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज, जो कि स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोस के अंदर, या फिर कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। और सलाइवा का काम ये होगा कि एलिमेंट्री कैनाल बहुत सॉफ्ट है, तो भैया खाने को वेट करता है। अब ये सलाइवा आता कहां से, एनसीईआरटी के बाहर का बेटा, सलाइवा आता है सलाइवरी ग्लैंड से। ग्लैंड मतलब पानी की टंकी, और हार्मोन मतलब पानी, ऐसा समझो। ये सलाइवरी ग्लैंड मतलब पानी की टंकी, और टंकी के अंदर क्या होता है, पानी, पानी की टंकी में पानी है, तो ये सलाइवा की टंकी, सलाइवा की टंकी में क्या हो रहा है बेटा, सलाइवा। तो सलाइवरी ग्लैंड जो है, इस ग्लैंड के अंदर क्या होता है, सलाइवा होता है, यहीं से सलाइवा आता है। ठीक है सर, समझ गए। अब क्या है, ये सलाइवरी ग्लैंड कौन कौन सी होती है, तीन होती है बेटा, एक होती पैराथॉइड,
फिर एक होती है सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी, और एक होती है बेटा सब लिंगुअल, सब लिंगुअल। ठीक है, ये तीन टाइप की आपकी सलाइवरी ग्लैंड होती है बेटा। पोजीशन देख लो, यहाँ पे बता रहा हूँ, पैराथॉइड यहाँ चीक्स पे होती है या ऊपर की तरफ, है ना, ये जहां तक ये पैराथॉइड है, यहाँ पे दाढ़ी जहाँ होती है पॉइंट पे, यहाँ पे होती है सब मैक्सिलरी। ठीक है, और यहाँ पे नीचे की तरफ होती है जीभ के नीचे, उसको बोलते हैं सब लिंगुअल। यहाँ सब लिंगुअल, सब मैक्सिलरी, पैराथॉइड, पैराथॉइड, सब मैक्सिलरी, सब लिंगुअल। बस इतना ही पढ़ना है आपको, जरूरी ये भी जरूरी नहीं है, पर नॉलेज के लिए अच्छा होता है कि सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, जिन ग्लैंड के अंदर से सलाइवा, जिस ग्लैंड से सलाइवा निकलता है, सलाइवा निकलने का मेजर कारण, इस पे तारा मार लेना, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्यों सलाइवा निकलता है, और ये एंजाइम का भी लिखा हुआ है। ठीक है सर, तो हमने फाइनली हमारा माउथ का डाइजेशन कर लिया कंप्लीट। क्या कर लिया सर? कंप्लीट। माउथ का डाइजेशन हो गया सर कंप्लीट। सर कंप्लीट, हाँ बिल्कुल। माउथ में क्या क्या था बेटा? माउथ में हमने देखा टीथ, टंग और सलाइवा। टीथ खाना चबा देता है, टंग उसको मिक्सिंग और टेस्ट करने में हेल्प कर रहा है, प्लस सलाइवा जो है वो क्या करता है, सलाइवा जो है आपका वो खाने को एंजाइम को भी डाइजेस्ट करता है। ठीक है, मतलब उसको डाइजेशन भी यहाँ से शुरू, एक तरीके से बोल सकते हो आप, पहला प्रोसेस स्टार्ट हुआ, स्टार्च कन्वर्ट हो गया, प्लस सलाइवा आपके खाने के पैसेज को स्मूथ करता है। ठीक है, ओके सर। अब आ जाते हैं आगे का पोर्शन। हमने देखा था ईसोफेगस। क्या होता है बेटा? ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या बोलते हैं इसको? फूड पाइप भी बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है? फूड पाइप भी बोला जाता है ईसोफेगस को। ठीक है सर, इसका काम क्या सर? ये मैंने आपको बताया था, ये इंसान बनाया था अपन, यूं 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 ऐसे करके, यहाँ से एक पाइप जा रहा था, फिर यहाँ से स्टमक है, इसी पाइप को अपन क्या बोल रहे हैं? ईसोफेगस बोल रहे हैं। इसी को क्या बोल रहे हैं बेटा? ईसोफेगस। अब ये जो ईसोफेगस है, फूड पाइप है बेटा, इसका काम क्या है सर? ये फूड पाइप है, इसका काम क्या है बता देते हैं बेटा, इसका काम क्या है। देखो, अब ये जो ईसोफेगस है, इसको यहां से समझो। ये जो ईसोफेगस है, मान लो ईसोफेगस बनाया, इसमें से मसल्स होती है बेटा। क्या होती है? मसल्स होती है ना, ये मसल्स हो गई मान लो। ठीक है, तो ये मसल्स क्या करती है? खाने का मूवमेंट कराती है। मान लो ये ईसोफेगस की मसल्स है, तो ये रिदम में चलती है। तो रिदम मतलब समझते हो? रिदम मतलब, जैसे रिदम मतलब क्या होता है? स्वर बोलते हैं सा रे गा मा, सा के बाद रे, रे के बाद गा, गा के बाद मा, है ना, जो भी होता है। तो हम सीक्वेंस में पढ़ते हैं ना सीक्वेंस में। तो क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि रिदम चल रहा है। ऐसी इसकी मसल भी सीक्वेंस में चलती है, 1 2 3 4 5। ऐसे नहीं कि ये 1 2 3 4 5 उल्टी पुल्टी चले, नहीं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो जब खाने को, ये ईसोफेगस की मसल क्या करती है, जब खाना ऊपर जाता है इसको रिदम में नीचे लेके आती है, ये ऐसे ऐसे। और इस रिदमिक मूवमेंट को बोलते हैं, इस रिदमिक मूवमेंट ऑफ ईसोफेगस को बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। तो ईसोफेगस का काम क्या है बेटा? ईसोफेगस का काम है माउथ से खाने को स्टमक तक लेके जाना। माउथ से खाने को स्टमक तक लेके जाने को काम है क्या? ईसोफेगस का। कैसे लेके जाते हैं? थ्रू इस रिदमिक मूवमेंट ऑफ मसल्स ऑफ ईसोफेगस इस, है ना, उसको इज नोन एज पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। पेरिस, भैया स्पेलिंग गलत हो गई, हाँ, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। क्या होता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट भैया? कुछ नहीं है, सरल सी बात, ईसोफेगस की मसल्स मूव करती है ताकि खाने को एक प्रॉपर डायरेक्शन में मूव करा पाए, उसी को बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। भैया ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, बोलते हैं कि ये ग्रेविटी से भी स्ट्रांग है। ग्रेविटी क्या करती है? चीजों को नीचे फेंकती है। हाँ सर, अब कभी तुमने रिवर्स पेरिस्टाल्सिस नाम से एक चीज होती है। रिवर्स पेरिस्टाल्सिस मतलब वॉमिट आना। वॉमिट मतलब खाने का उल्टा हो जाता भाई, उल्टी बोलते ना, उल्टी हो गई मतलब कौन उल्टी हो गई? उल्टी कौन हो गई? पेरिस्टाल्सिस, ये ईसोफेगस की मसल्स उल्टी मूव करने लगी, इसी को तो बोला उल्टी हो गई। तो ये वॉमिट, उल्टी हो गई ना भाई, हाँ, तो वॉमिट वहां से आया कि इससे पेरिस्टाल्सिस मसल जो वो रिवर्स पेरिस्टाल्सिस कर देती है, उल्टा। तो अब इसमें क्या हो रहा है? ग्रेविटी के अपोजिट मूव हो रहा है, पर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रेविटी के स्ट्रॉन्ग है। तो रिवर्स पेरिस्टाल्सिस करके होता है बेटा, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, कहीं एनसीईआरटी में नहीं, सिर्फ नॉलेज के लिए। ठीक है, रिवर्स पेरिस्टाल्सिस, वॉमिटिंग यहाँ पे लिख देते याद रहने के लिए, वॉमिटिंग। ठीक है सर, समझ गए सर। तो ये था आपका ईसोफेगस का पूरा काम। ठीक है बेटा, आप चिंता मत करना, आपको मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको वीडियो लेक्चर के एंड में नोट्स मिल जाएंगे। आप यहाँ पे नीचे डिब्बा आप नीचे जाना, क्लिक करना, तो नीचे मैं आपके इसमें इसी वीडियो के साथ नोट्स अपलोड कर दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई, चिंता मत करो भाई, अभी अपना टारगेट है, इसको ध्यान से समझना, समझो आराम से बैठ के। चलो भाई, ईसोफेगस हमने देख लिया। अब क्या देखना भाई? स्टमक। आप क्या देखेंगे साहब? स्टमक देखेंगे साहब, स्टमक देखेंगे। ठीक है सर, स्टमक कैसा होता है बेटा? स्टमक को बोलते हैं एस शेप्ड और जे शेप्ड। कुछ लोग एस शेप बोलते हैं, कुछ लोग जे शेप। एस और जे शेप, सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर, बोरे जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, कैसा भी है? स्ट्रेचेबल है। स्ट्रेचेबल मतलब इसका शेप साइज चेंज हो सकता है।
शेप साइज चेंज हो सकता है। खाने का होता है ना पेट फूल जाता है, क्यों फूल रहा है? क्योंकि स्ट्रेच हो जाता है भाई, है ना, स्ट्रेचेबल है। अच्छा अगला क्या है भैया, स्टमक के अंदर, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, क्या करती हैं वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में, क्यों होती है समझो। पहले तो याद रखना स्टमक को बेटा गैस्टर भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है? गैस्टर। इसलिए स्टमक से रिलेटेड हर वर्ड में गैस्ट्रिक आ जाता है, गैस्टर वर्ड आ जाता है। तो ये स्टमक के अंदर जो ग्लैंड होती है उन्हें बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। उन ग्लैंड से क्या क्या निकलता है बेटा, यहाँ पे निकलता है उनसे HCl, ठीक है, फिर निकलता है बेटा पेप्सिन, ठीक है, और आपको ये तीन याद रखना मेजरली म्यूकस, म्यूकस, ठीक है भाई। एनसीईआरटी ने 3 लिखी हैं, 2 अपन इसमें एक एक्स्ट्रा देख सकते हैं, रेनिन, रेनिन, कुछ लोग रेनिन भी पढ़ाते हैं। RENNIN है बेटा, RENIN होता है किडनी के अंदर, ये RENNIN कहाँ पे, स्टमक के अंदर। काम देख लो सर, HCl क्या बेटा, सर आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए बेटा, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है भैया HCl। पीएच बोलो 1.8, ठीक है, 1.8, कहीं पे 1.8 मिलेगा, वहीं पे 1.2 भी लिख देते हैं। तो अलग अलग जगह इसका अलग अलग पीएच होता है, पर हमें इसमें एसिड बेस चैप्टर में जो पीएच लिखा उसे मान के चलना भैया, ठीक है। अच्छा HCl का काम क्या होता है बेटा, किल बैक्टीरिया और जर्म्स इन फूड, है ना, जो भी खाने के अंदर बैक्टीरिया जर्म्स आ गए हैं, है ना, उनको मार दो भैया। बैक्टीरिया खाने के अंदर कुछ गलत आ गए वालों को, जर्म्स आ गए, ठीक है, हार्ड पार्टिकल को डिग्रेड कर दो, डिग्रेड हार्ड पार्टिकल। कोई कड़क आइटम आ गया, एसिड है ना भाई, एसिड क्या करता है, तोड़ देता खतरनाक चीजों को, तो डिग्रेड हार्ड पार्टिकल्स, डिग्रेड हार्ड पार्टिकल्स, ठीक है सर समझ गए। और क्या काम करेगा साहब ये और क्या काम करेगा, एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा। भाई एसिड है ऑफ कोर्स, एसिडिक मीडियम क्रिएट कर देगा अंदर अंदर। और क्या काम करेगा, पेप्सिन को एक्टिवेट करेगा। किसको एक्टिवेट करेगा भैया, पेप्सिन को एक्टिवेट करेगा, एक्चुअल में जो पेप्सिन एंजाइम है ना, अभी इसके काम भी पढ़ेंगे, और ये पेप्सिन एंजाइम कब काम करता है, जब HCl निकलता है। तो HCl जो है वो एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, और इसी एसिडिक मीडियम के कारण ये पेप्सिन काम कर पाता है, तो ये पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। तो ये सब इस HCl के काम हो गए, ठीक है साहब समझ गए। अब आ जाते हैं किसके ऊपर, पेप्सिन के काम देख लेते हैं, पेप्सिन का काम क्या है सर पेप्सिन का काम है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। क्या काम है पेप्सिन का, प्रोटीन डाइजेस्ट करता है भैया, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। पेप्सिन क्या करता है सर, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, बहुत बढ़िया। अगला काम बोलो बेटा, अगला काम बोलो पेप्सिन का। पेप्सिन जो है आपका वो एक्टिवेट बाय HCl, वर्क इन एसिडिक मीडियम, ऐसे बोल दो, वर्क इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक कंडीशन में ही ये काम करेगा, एसिडिक कंडीशन में ही ये काम करेगा। जब आपका HCl निकलता है तभी पेप्सिन काम करता है। क्या करता है पेप्सिन, ब्रेक डाउन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन को तोड़ता है भैया, प्रोटीन को तोड़ता है, ठीक है भैया, ये प्रोटीन को तोड़ता है। किस फॉर्म में तोड़ता है, लिख देता हूं यहाँ पे, काम में तो नहीं आता। मान लो PRO प्रोटीन है, तो प्रोटीन को क्या करेगा पेप्सिन, ये आपका प्रोटीन है, ये आपका पेप्सिन एंजाइम लग गया। क्या करेगा पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन पे जाके इसको प्रोटियोसिस प्लस पेप्टोस में तोड़ देगा, प्रोटियोसिस प्लस पेप्टोस में इसको ये तोड़ देगा। तो ये इसका रोल है पेप्सिन का, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है भैया, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। चलो भैया अगला आपका कौन आ गया, HCl पढ़ लिया, पेप्सिन पढ़ लिया, म्यूकस। म्यूकस का काम बोलो सर, म्यूकस क्या है काम सर म्यूकस का, बेटा म्यूकस जो है ये आपकी एक लेयर बना देती है, प्रोटेक्ट द स्टमक फ्रॉम HCl। एक लाइन खत्म किए सर, क्या हुआ समझा रहे बेटा, प्रोटेक्ट द स्टमक फ्रॉम HCl। आई देखो HCl क्या एसिड है, HCl क्या एसिड है। मान लो ये स्टमक है, स्टमक है, मान सर ऐसा थोड़ी ना होता, पर मान लो, अच्छा प्रॉपर बना लेते हैं, ये लो ये स्टमक है, स्टमक के अंदर HCl आया, तो HCl क्या होता है, एसिड है। एसिड से क्या होगा, स्टमक की दीवार खराब हो जाएगी ना भाई। तो ये म्यूकस क्या करती है, मोटी लाइनिंग बना लेती है HCl की दीवार, वो स्टमक की दीवारों पे लाइन बना देती है, ताकि इस HCl का असर ना हो पाए। तो भैया ये जो म्यूकस ये प्रोटेक्ट करती है स्टमक को HCl से, HCl के इफेक्ट से प्रोटेक्ट कौन करता है, म्यूकस प्रोटेक्ट करती है पेट को, ठीक है भाई कोई दिक्कत। ये हो गया काम। सर रेनिन का काम क्या है, रेनिन के बारे में सिर्फ एक लाइन सुन लो, मिल्क प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, मिल्क प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। मिल्क प्रोटीन बचपन में जो होता है ना, मिल्क दूध ज्यादा पीते बच्चे, तो जो मिल्क में जो प्रोटीन होता है वो कौन डाइजेस्ट करता है, रेनिन। इसको बारे में भी अगर आप चाहो तो मैं आपको बाद में बता दूंगा, पर अभी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मिल्क प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, कैल्शियम को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन क्या है, पैराकासिनेट, कैल्शियम पैराकासिनेट के फॉर्म में डाइजेस्ट करता है मिल्क प्रोटीन को। तो ये था बेसिक जिसमें हमें पता चल गया, जो ये पूरा एनसीईआरटी हम कवर करते चल रहे बेटा, चिंता मत करना। क्या बोलता है ये कि साफ HCl जो है, HCl ऐसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका पीएच ये एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, जम्स वम्स मारता है, हार्ड पार्टिकल तोड़ता है और पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। जैसे इसने पेप्सिन को एक्टिवेट करा, पेप्सिन क्या एक प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ देता है, प्रोटियोसिस प्लस पेप्टोज में ये रिएक्शन आ गई भैया आपकी, और ये एसिडिक मीडियम में काम करता है, ठीक है सर समझ गए। तो ये आपकी पूरी हो गई पेट की कहानी। कोई दिक्कत सर, देख लो फटाफट, कोई दिक्कत नहीं सर, चमक गया। चलो भाई
ये तो था हमारे स्टमक के ऊपर बेटा। अब हम देखेंगे अगला किसके ऊपर बच्चे, अगला हम देखते चलेंगे भाई किसके ऊपर। सर तेज तो नहीं चल रहा भाई, अगर लग रहा हो तो देख लेना, क्योंकि वन शॉट में फटाफट कवर कर रहे हैं। 2 वीडियो लेक्चर इसलिए नहीं बनाया बेटा मैंने, ताकि आपको एक बार में क्लैरिटी आए, है ना। चलो भाई आ जाओ, अगला क्या है बेटा आपका, है अगला स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है अगला सर? सर अगला है आपका बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन। बेटा ये आपकी जितनी स्मॉल इसका नाम है उतनी ही बड़ी होती है ना, लार्ज होती, बड़ी होती, लॉन्ग होती, लॉन्ग। ये इसका नाम सिर्फ स्मॉल है और ये होती बहुत बड़ी है। हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा हिस्सा यही है। पूरा एलिमेंट्री कैनाल बोला ना 8 से 10 मीटर का जो इतना बड़ा, उसमें सबसे ज्यादा बड़ी स्मॉल इंटेस्टाइन ही है। अब इसमें होता है क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में, कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेशंस आते हैं। सीक्रेशंस आते हैं फ्रॉम, कहां से आते हैं? फ्रॉम लीवर से और पैंक्रियास से। मतलब खाना जैसी कहां पे आया, खाना जैसी स्टमक से आया, स्टमक से आया स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे आया। अच्छा ये भी सुन लो, खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे आता है? एक मसल होती है स्पिंचटर मसल। कौन सी मसल भाई, यहां लिख दे रहा हूं, SPHINCHTER, स्पिंचटर मसल। उस मसल के थ्रू खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। जी सर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, मतलब एक लाइन बेटा, और कोई इससे बारे में विशेष बातचीत है नहीं। चलो सर समझ गए। तो अब क्या होता है सर, अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सीक्रेशन डालते हैं। कौन कौन डालते हैं अपने सीक्रेशन? लीवर और पैंक्रियास। मतलब खाना आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब यहाँ से लीवर करेगा, हम भी कुछ छोड़ेंगे और पैंक्रियास भी कुछ छोड़ेगा। कुछ क्या है ये देख लो। लीवर छोड़ता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, बाइल जूस और बाइल सॉल्ट। लीवर छोड़ता है बाइल जूस और बाइल सॉल्ट। पैंक्रियास क्या छोड़ता है? पैंक्रियास छोड़ता है ट्रिप्सिन, लाइपेस और अमाइलेज। ये पैंक्रियास से निकलता है। प्लस इस स्मॉल इंटेस्टाइन से खुद से भी क्या निकलता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन से ही क्या निकलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से खुद से क्या निकलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है, एनसीईआरटी लिखती है, इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है सर। अब इन सब के रोल पढ़ना है और आपका ये मेजर होता है। अच्छा इसमें सबसे मेजर साइट ऑफ डाइजेशन बोलते हैं, सबसे ज्यादा डाइजेशन यही होगा। अच्छा सर यही होगा। अब सर समझो इसका काम क्या है, बाइल जूस का काम क्या है बेटा समझो। अभी पेट से जो खाना आया वो कैसा आया? एसिडिक मीडियम में था, क्योंकि उसमें HCl था। पेट में कौन था? म्यूकस था, बचा लिया। यहाँ कौन बचाएगा भाई? यहाँ तो स्मॉल इंटेस्टाइन निपट जाएगी ना। हाँ सर सही बोल रहे हैं यार ये तो आप, कि भाई पेट ऊपर से खाना पेट से आ रहा है, पेट में एसिडिक मीडियम में था, वहां म्यूकस थी बचाने को, यहाँ तो कोई बचाने को नहीं। तो सर अब क्या होगा बेटा, यहाँ पर क्या करेगा ये बाइल जूस जो है, बाइल जूस जो है ये अल्कली मीडियम प्रोड्यूस करता है। ये क्या करता है बेटा? प्रोड्यूस एल्कलाइन मीडियम। एल्कलाइन मीडियम मतलब बेसिक मीडियम होता है, बेस जो पानी में डिसॉल्व होता है एल्कलाइन बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये बेसिक मीडियम क्रिएट कर देगा एक तरीके से। अब वहां से एसिडिक मीडियम आ रहा है, यहाँ से बेसिक मीडियम आएगा, तो एसिड बेसिक क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, और यहाँ पे उसका जो है इफेक्ट ऑफ हार्मनेस खत्म हो जाएगा, ताकि नुकसान यहाँ पर नहीं होगा। समझ आया बाइल जूस कितना काम का भाई, समझ गए। अगर मान लो बाइल जूस नहीं होता तो क्या होता सर, वहां से एसिडिक मीडियम का खाना आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन निपट जाती। सर समझ गए सर, काम का आइटम है। अगला क्या बेटा? बाइल सॉल्ट। अब बाइल सॉल्ट का काम क्या होता है बेटा समझो। अब ये जो आप खाते हो ना बेटा, मैगी, नूडल्स, चाउमीन, हाँ जरा इसकी बात के मजा आ गया सर। बेटा खाने का मन हो गया, बिल्कुल नहीं जाना कहीं पर, उठ के लेक्चर के बाद जाना बेटा। आ जाओ, क्या करना है सर, ये जो मैगी वगैरह खाते हैं फैट, ये फैट के गोले बन जाते हैं। बोलते हैं बच्चों लोग गोला बन जाएंगे बेटा, मैगी जम जाएगी पेट में। हाँ वो यही वाला बोलना चाह रहे थे। ये जो फैट है जम जाता है, बहुत बड़े बड़े फैट अपने ग्लोब्यूल्स बना रहता है, गोले। गोलों क्या बोलते हैं? ग्लोब्यूल। तो इन बड़े बड़े फैट के गोलों को छोटे छोटे टुकड़ों में पहले तोड़ना पड़ता है, मतलब डाइजेस्ट होने से पहले उनको थोड़ा थोड़ा बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है। मान लो एक फैट का टुकड़ा है, ठीक है, यहाँ मान लेते, यहाँ लेते, बड़ा हो गया भाई, ये फैट का टुकड़ा है, तो ये अपना बाइल सॉल्ट का हथौड़ा जो ये बाइल सॉल्ट है भैया, क्या है? बाइल सॉल्ट। तो बाइल सॉल्ट हथौड़ा इसको तोड़ देगा और फिर आपके ये 2 फैट के टुकड़े हो जाएंगे। समझ गए, मतलब टुकड़े कर देता है। इस टुकड़े करने का प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ बिग फैट ग्लोब्यूल्स, है ना, ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल। बड़े बड़े फैट के गोलों को छोटे टुकड़ों में तोड़ने को क्या बोला बेटा? इमल्सिफिकेशन। तो लीवर के दोनों का काम बेटा आप समझ गए होंगे। हाँ सर, ये अल्कलाइन मीडियम प्रोड्यूस कर देता है ताकि वो एसिडिक जो आ रहा है उसे न्यूट्रलाइज कर दे। इसका एक और काम है, वो भी आपको यहाँ बताएंगे, है ना। और बाइल सॉल्ट क्या करता है बेटा? बाइल सॉल्ट बड़े बड़े फैट के गोलों को तोड़ देता है। ठीक है सर, अगला क्या भैया? ये 3 है आपके पैंक्रियास से आते हैं। ये क्या करता है? ट्रिप्सिन। सर ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन डाइजेशन, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है सर, समझ गए। लाइपेज क्या करता है बेटा? फैट को डाइजेस्ट करता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम। अमाइलेज क्या करता है बेटा? अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। किसको डाइजेस्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट। तो देखो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा कौन?
ट्रिप्सिन, ठीक है। फैट को डाइजेस्ट करेगा कौन? लाइपेज। और कार्बोहाइड्रेट कौन डाइजेस्ट करेगा? अमाइलेज। तो ये आपके तीनों डाइजेशन करने वाले एंजाइम हैं, ठीक है सर। समझ गए कि यहाँ से डाइजेशन होता है, पर इसमें जो ट्रिप्सिन वाला है ना बेटा, यहाँ पे लिखा नहीं कहीं, पर ये जो ट्रिप्सिन है इसको ये कब काम करता है? जैसे वहां पे एप्सिन कब काम करता था? जब HCl का एसिडिक मीडियम आ जाए। जैसे यहाँ ट्रिप्सिन कब काम करता है बेटा? जब बाइल जूस का मीडियम आ जाए। तो ट्रिप्सिन वर्क इन, लिख दो, ट्रिप्सिन वर्क इन एल्कलाइन मीडियम, ठीक है। प्लस यहाँ पे एक और बात याद करने वाली है कि जो लाइपेज फैट तोड़ रहा है ना, ये जो लाइपेज फैट तोड़ रहा है ना, कौन से फैट डाइजेस्ट करता है? जो बाइल सॉल्ट ने तोड़े। मतलब बाइल सॉल्ट के टूटे हुए फैट को ही लाइपेज डाइजेस्ट कर पाता है। तो इनडायरेक्टली अगर देखो तो पैंक्रियास के जो एंजाइम है वो लीवर पे डिपेंडेंट थे। भैया यहाँ पे ट्रिप्सिन काम ही नहीं कर पाता अगर बाइल जूस नहीं होता, क्योंकि उसे एल्कलाइन मीडियम नहीं मिल रहा। ये लाइपेज फैट डाइजेस्ट नहीं कर पाता अगर बाइल सॉल्ट तोड़ता नहीं। तो ऐसा आ चुका है बहुत पहले कि भैया जो आपके लीवर के एंजाइम्स है वो आपके पैंक्रियास के एंजाइम को काम करवाते हैं, या फिर पैंक्रियास के एंजाइम है वो डिपेंडेंट है लीवर के एंजाइम पर। ये आपका लाइपेज डिपेंडेंट है बेटा आपका किस पे? बाइल सॉल्ट पे। और आपका ट्रिप्सिन डिपेंडेंट है बेटा काय पे? ट्रिप्सिन किस पे डिपेंडेंट है? आपका बाइल जूस पे, ठीक है सर। समझ गया बेटा, हौच पौच हो गया, चिंता मत लो, अभी आपको सब समझ आएगा। अब ये डाइजेशन होता कैसे, ये डाइजेशन होता कैसे वो समझो बेटा जरा ध्यान से। मैं आपको वापस से लिख दूंगा, चिंता मत करो बेटा, नोट्स में आपको सब क्लैरिटी से मिलेगा, चिंता मत करो। नोट्स मिलेंगे बकायदा आपको, यहाँ पर इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, नोट्स मिलेंगे, है ना। तो आपको उसमें सब मिलेगा। अब ये जो अपन ने 3 पढ़े थे अभी, ट्रिप्सिन, है ना, लाइपेज और अमाइलेज, है ना, ये अपन को क्या करे, इनने फैट प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया। प्लस अब ये जो इंटेस्टाइन से निकला, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से निकला, इंटेस्टाइनल जूस, तो इन चारों ने मिलके 1 2 3 4 इन सब ने मिलके डाइजेशन करा। वो मैं नीचे लिख रहा हूं कि प्रोटीन को तोड़ दिया काय में? प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया काय में? अमाइनो एसिड्स में। अमाइनो एसिड्स में। प्रोटीन को काय में तोड़ा बेटा? अमीनो एसिड्स में, ठीक है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट को काय में तोड़ा? कार्बोहाइड्रेट जितने भी थे, शुगर वुगर, किसको काय में तोड़ा? ग्लूकोज में। देखो यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखो तो फोटोसिंथेसिस में अपन ने बोला था ग्लूकोज बना था, यहाँ पर भी देखो हमारे अंदर ग्लूकोज बन गया। और फिर इसी ग्लूकोज से हम क्या बनाएंगे? एटीपी। एकदम जोरदार भाई, समझ गए? समझ रहे हैं भाई, है ना। जो रेगुलर लेक्चर फॉलो कर रहे हो बहुत तेज समझ आएगा। और लाइपेज लिख दिया गलती से। फैट क्या करेगा बेटा? फैट काय में टूटेगा? फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल में, ठीक है। ये याद रखना है बेटा कि प्रोटीन काय में टूटता है? सर प्रोटीन टूटेगा अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट टूटेगा ग्लूकोज में, फैट टूटेगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। और ऐसे करके आपका जो है ओवरऑल डाइजेशन हो जाता है, ओवरऑल डाइजेशन हो जाता है। सर समझ गए? एकदम तेज समझे और कोई दिक्कत नहीं आई कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ये ट्रिप्सिन ने प्रोटीन को डाइजेस्ट करा, लाइपेज ने फैट को डाइजेस्ट करा और अमाइलेज ने कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करा, प्लस इंटेस्टाइनल जूस ने इनकी हेल्प करी। और ओवरऑल से ये प्रोटीन अमीनो एसिड पे कन्वर्ट हुए, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हुए और फैट फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हुए। समझ गए? हाँ सर समझ गए। तो बेटा अभी तक तो ये पूरा मेजर डाइजेशन वाला काम खत्म हो गया। अब जो होगा वो समझो बेटा एब्जॉर्प्शन, है ना। एब्जॉर्प्शन, सर एब्जॉर्प्शन समझो मैं बताऊंगा आपको। एक लास्ट में एक कहानी और बताएंगे, अभी समझो। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐसी छोटी छोटी उंगलियों जैसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐसी ऐसी उंगलियां होती है कुछ। तो एक उंगली जूम करके दिखा रहा हूँ, इसको बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं बेटा? विलाई। विलाई। ये विलाई क्या करती है बेटा? ये विलाई क्या करता है बेटा? ये विलाई के अंदर कुछ 3-4 आइटम होते हैं। यहाँ आर्टरीज, वेन्स, ये बड़ी सी बना दी लैक्टियल। देखो बेटा ये है एक आर्टरी, मान लो आर्टरी, ये हो गई बेटा वेन, है ना। समझते हो ना? वेन, बीच वाली को बोलते हैं लैक्टियल। लैक्टियल क्या होता है समझो। ये जो विलाई होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन पे होती है। ये ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, विलाई बोलते हैं इसको। ये क्या करती है बेटा? इस विलाई के अंदर से अब जो खाने का पूरा ब्रेक डाउन हुआ, अब जैसे जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये सब बन गया, तो इन सबको एब्जॉर्ब कर लेती है, इन सबको एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या होता है कि जो मान लो ये आपके बॉडी का सेल है, ये आपके बॉडी का सेल है। अब इसको चाहिए ग्लूकोज, क्या चाहिए इसको? ग्लूकोज चाहिए। बोले यार भूख लग रही, खाना दो, है ना, भूख लग रही, खाना दो, ग्लूकोज दो। तो क्या होगा? यहाँ से ये विलाई एब्जॉर्ब करेगी, फिर ये आर्टरीज क्या, वेन क्या, ब्लड, तो ये ब्लड में मिक्स हो जाएगा और ये ब्लड में जाएगा, ब्लड से सीधे चले जाएगा सेल के पास। कहाँ चले जाएगा? सेल के पास। और फिर इसको सेल इस्तेमाल कर लेगा।
फिर इसको सेल इस्तेमाल कर लेगा इस ग्लूकोज को एटीपी बनाने के लिए, तो इसे अपन एक प्रोसेस और बोल देंगे। ठीक है सर। तो विलाई क्या होती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स, लैक्टियल, जो कि क्या करते हैं आपके न्यूट्रिएंट्स को, जो भी न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, फैटी एसिड्स हो गए, ग्लिसरॉल हो गया, जो टूट के सब बना ना, उन सब न्यूट्रिएंट्स को ये सेल्स तक पहुंचाती है। ठीक है, कौन पहुंचाती है? विलाई एब्जॉर्ब करती है पूरा न्यूट्रिएंट और पहुंचाती है। तो ये लैक्टियल क्या है सर? ये नहीं सुना हमने बेटा। लैक्टियल फैट के लिए होती है, आर्टरीज, वेन में बाकी सब आइटम, और फैट वगैरह काय में जाता है? लैक्टियल में जाता है। सर समझ गए? फिर उसके बाद सेल इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, और इसके बाद सेल इस्तेमाल करने के बाद इससे एनर्जी बना लेते हैं। ठीक है सर, समझ गए? अब बेटा जो नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक, बस खत्म होने वाला है बेटा, आखिरी का एक टॉपिक बचा है, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन। बेटा इस पर लिखा लार्ज है पर ये होता छोटा है ना, लंबाई में ये छोटा होता है, इसकी लेंथ छोटी होती है कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी लंबाई छोटी होती है। बेटा लार्ज और लंबाई में अंतर होती है, लेंथ और लार्ज में अंतर होता है। ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है? इस लार्ज इंटेस्टाइन में बोलते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं वहां पर भी कुछ एब्जॉर्प्शन होता है। वॉल्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स रिमेनिंग, जो भी बचे हुए न्यूट्रिएंट बच गए, रिमेनिंग जो न्यूट्रिएंट बच गए या पानी बच गया, वाटर एक्सेट्रा, इन सबको कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में सब एब्जॉर्ब होने के बाद फिर एनस पे जाता है पूरा खाना, और एनस के पास क्या होती है कि वहां से एक स्पिंस्टर मसल होती है, एनस के बाद फिर एक स्पिंस्टर मसल होती है, एनस के बाद फिर एक स्पिंस्टर मसल होती है। एक स्पिंस्टर मसल कहाँ थी? स्टमक के बाद, स्टमक से जब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जा रहा था, एक स्पिंस्टर मसल वहां थी, और एक एनस के लेवल पे एक मसल होती है जिसे बोलते हैं स्पिंस्टर मसल, वो एनस से खाने को बाहर निकालती है, खाने को बाहर निकालती है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा ओवरऑल आपका डाइजेशन का प्रोसेस। अब इसको जरा लिखने का तरीका 1 मिनट हम देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट 2-4 बातचीत है। क्या है बेटा? ध्यान से देखो। सबसे पहले अगर मैं पूरे प्रोजेक्ट है अमीबा में हमने पढ़ा था, न्यूट्रिशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, है ना सर, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन और इजेशन, है ना। हाँ सर समझ गए। इंजेशन मतलब खाने को अंदर लेना, तो जब तक कोई भी एंजाइम का रोल नहीं आया, मतलब टीथ, टंग, जब तक टीथ, सलाइवा में तो सलाइवरी अमाइलेज था, वहां तो होने लगा ब्रेकडाउन, और जब तक कोई एंजाइम नहीं आया, सलाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम है ना, तो जब तक कोई एंजाइम नहीं आया तब तक इंजेक्शन था। तो टीथ ने, टंग ने, मुंह के अंदर जो हुआ वो क्या था? इंजेक्शन। पर जैसे ही सलाइवा ने अपना एक्शन करा, ठीक है, तो वहां से कौन आया? डाइजेशन। वैसे एक्चुअल डाइजेशन कहना चाहिए स्टमक से होता है, पर सलाइवरी अमाइलेज क्योंकि काम करा तो इसलिए इसको भी कभी कभार इंक्लूड कर देते हैं। तो पहला डाइजेस्टिव एंजाइम क्या बोल सकते हैं अपन? पहला डाइजेस्टिव एंजाइम क्या हो गया आपका बच्चे? सलाइवरी अमाइलेज ने ब्रेकडाउन करा। डाइजेशन मतलब जहां पर एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल में तोड़ रहा है, जैसे प्रोटीन को पहले पेप्सिन ने तोड़ा, प्रोटियोसिस प्लस पेप्टोज ने, फिर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या था? ट्रिप्सिन ने आपके प्रोटीन को तोड़ा, लाइपेज ने आपके फैट्स को तोड़ा, आपके अमाइलेज ने कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा। ये सब तोड़ा फोड़ी हो रही थी ना, कॉम्प्लेक्स आइटम को तोड़ के सिंपल में कर रहे थे, ये पूरा डाइजेशन हुआ। फिर जो अपनी विलाई थी, वो विलाई ने क्या करा? उस सारे न्यूट्रिएंट, अमीनो एसिड, ग्लूकोज प्लस फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल, ये सब बना था, इन सारे न्यूट्रिएंट्स को या वाटर जो भी था, इन सबको एब्जॉर्ब करा, उन सबको बॉडी एब्जॉर्ब करा, उन सबको क्या बोला अपन ने? ऐसे एब्जॉर्प्शन, विलाई ने एब्जॉर्ब करा, तो ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन मतलब अब यहाँ पर जो सेल था, अभी बना था ना, सेल ने जब वो ग्लूकोज लिया, मान लो एक सेल को ग्लूकोज चाहिए था एटीपी बनाने के लिए, तो सेल ने वो न्यूट्रिएंट को जब इस्तेमाल करा अपने कोई भी रिएक्शन में, इसको आप बोलोगे एसिमिलेशन, और जो वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर निकालने को क्या बोलेंगे? इजेशन। तो व्हाट इज ingestion? The process of intake of food is known as ingestion. Process of, यहाँ पे आप बोलोगे process of intake of food, intake of food। यहाँ पे आप पूरा माउथ की कहानी समझा सकते हो। फिर यहाँ पे आप क्या बोलोगे? यहाँ पर क्या बोलोगे? breakdown of complex मटेरियल सब्सटेंस टू सिंपल। कॉम्प्लेक्स को सिंपल में ब्रेक डाउन करने को आपने क्या बोला? आपने बोले यहाँ पर डाइजेशन। यहाँ पर आप क्या लिखोगे? माउथ का, टीथ, टंग, है ना, और सलाइवा भी इंक्लूड कर सकते हो वैसे, ठीक है। डाइजेशन में आप यहाँ पे क्या बोलोगे? स्टमक पूरा आप बताओगे, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन बताओगे, ऐसा ही मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ एब्जॉर्प्शन में क्या बोलोगे? एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट, एब्जॉर्बिंग द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट से एब्जॉर्ब करे थे, क्या बोलोगे? यहाँ पे विलाई पूरा समझा देना, विलाई पूरा समझा देना। यहाँ क्या समझा दोगे? पूरा विलाई लिख दो, ब्लू से लिख दो, विलाई समझा दिया। फिर एसिमिलेशन में क्या बोलोगे?
यूटिलाइजिंग ऑफ या फिर यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड, जो भी आपने खाना एब्जॉर्ब करा उसका इस्तेमाल करने को क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन। और रिमूवल ऑफ वेस्ट, रिमूवल ऑफ फूड को क्या बोलेंगे, रिमूवल ऑफ वेस्ट। जो वेस्ट आपने रिमूव करा उसे क्या बोलेंगे, इजेशन। और ये हो गया आपका पूरा का पूरा टॉपिक आपका लाइफ डाइजेशन का कंप्लीट। यहाँ पर एक ही इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट है जो एडिशनल पॉइंट में मैं आपको बता रहा हूँ, है ना बेटा, ये देख लेना। एडिशन पॉइंट में आपको मैं बता रहा हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर एनसीईआरटी ने एक बात लिखी है बीच में कि हर्बीवोर्स के अंदर, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, हर्बीवोर्स के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो स्मॉल होती है, प्लस बल्कि जब हर्बीवोर्स के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है, लॉन्ग होती है, वहीं कार्निवोर्स के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल होती है। रीजन भैया सुन लो बेटा, समझो। कार्निवोर्स क्या खाते हैं, फ्लैश या फिर मीट। क्या खाते हैं, फ्लैश मीट खाते हैं या फिर फ्लैश खाते हैं ना भाई। अब जैसे मान लो कोई कार्निवोर है, उसने क्या खाया, किसी कौवे, मान लो एक शेर ने किसी दूसरे जानवर को खाया, तो दूसरा जानवर की बॉडी में क्या होता है भाई, जो दूसरे जानवर को खाया उस दूसरे जानवर की बॉडी में तो ऑलरेडी डाइजेशन चल रहा था। मान लो शेर ने हाथी को खा रहा है, मान लो, ठीक है, या फिर कोई भी एक डियर को खा रहा है, एक लायन ने एक डियर को खाया, तो डियर ने क्या करा होगा, डियर ने खाना खाया होगा, डियर के अंदर क्या हुआ होगा, डियर ने खाना खा के उसे डाइजेस्ट करके कॉम्प्लेक्स आइटम को सिंपल में कन्वर्ट कर दिया होगा। अब डियर के अंदर सारा आइटम किस फॉर्म में पड़ा है, सिंपल फॉर्म में। क्यों पड़ा है सिंपल फॉर्म में, क्योंकि डियर के अंदर अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो अब जब लायन डियर को खाएगा तो लायन को कॉम्प्लेक्स आइटम, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स आइटम को कन्वर्ट नहीं करना होगा, जो डियर के अंदर तो ऑलमोस्ट ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में पड़ा हुआ है ना। तो लायन डियर को जब खाएगा तो उसे सिंपल फॉर्म में न्यूट्रिएंट मिल रहा है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। इसलिए इस कार्निवोर्स के अंदर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल होती है। वहीं पे हर्बीवोर्स क्या खाते हैं, रॉ खाना, कच्चा खाना, सेल्यूलोज डाइजेस्ट करना होता है। इन्हें क्या डाइजेस्ट करना होता है, सेल्यूलोज। भाई अब हम तो नॉर्मली जब खाना खाते हैं आलू खाते हैं, उबाल लिया, तो उबालने से क्या होता है, उसके अंदर के बॉन्ड्स वीक हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाता है, आलू खाने में आसानी। अब हर्बीवोर्स क्या होते हैं, घास खा रहे हैं भाई तो वो तो उबालते भी नहीं, तो वो तो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, है ना। तो उस कॉम्प्लेक्स आइटम को, ज्यादा कॉम्प्लेक्स आइटम खाते हैं, वो सेल्यूलोज होता है जिसके अंदर, उसको सेल्यूलोज को ब्रेक करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है। ये आपका रीजन था कि आपका ओवरऑल एनसीईआरटी का पॉइंट चेक करना, एक एक लाइन, एक एक वर्ड क्लियर करा है, एक्स्ट्रा पढ़ा है। अगर कहीं कोई चीज मिस हुई है बेटा मुझे बिल्कुल बताना, कुछ भी मिस नहीं करा है, वैसे मैं 110% बोल रहा हूँ। कुछ एक्स्ट्रा चाहिए कमेंट में लिखना, वीडियो लेक्चर बड़ा हो गया कोई दिक्कत नहीं बेटा, ब्रेक करके देख लेना, पर ट्राई करना कि अच्छे से पढ़ो, अच्छे से देखना, इससे सवाल बाहर नहीं जाएगा, गारंटी हमारी भैया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, ज्यादा लंबा इसको नहीं करते हैं। आपके आरजी सर हमेशा आपके साथ हैं, आप इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जो कर सकते हो वो करना, बट जितने लोग को जरूरत है उन सब तक पहुंचाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। चलो भाई खत्म करें, भाग जाओ।